बेड पर लेटी सुवित बिल्कुल बेजान दिख रही थी। दुबला पतला शरीर, उसके चेहरे पर स्वेलिंग थी जिसकी वजह से अगर कोई उसे एक नज़र देखे तो आसानी से पहचान नहीं सकता था। यही वजह थी कि सुभित के कहने पर सूरज सुभी को पहचान नहीं पाया था। और फिर सुभित ड्रिंक होकर कई बार सुभी का नाम यूं ही पुकार रहा था। वह इस वजह से सूरज ने और उसकी बात को इग्नोर किया। पर अब जब अपने बॉस को अपनी मैडम का हाथ थामे देखा तो उसने भी ध्यान से बड़े बेड पर लेटी हुई औरत को देखा। ये सुभी ही थी। वो सुभी को पहचान गया था और उसकी आदित्य को देख आंखें भर आई। इधर आदित्य की आंखों से आंसू झलक पड़े और उसने अपनी भरी गले से सुभित को देखते हुए कहा, सूरज, कॉल द डॉक्टर। सूरज ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। वहीं आदित्य, उसने रोती हुई सुभी का हाथ अपने सिर पर लगाते हुए कहा, जान, ये सब तुम्हारी ही हालत, क्या हुआ तुम्हें? वो इस समय इतना शौक था कि वो कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा था। तभी वहां पर शान की आयु के और निखिल के साथ आया। उन्हें पता चला कि सुही अजीब सी जिद पकड़कर बैठी है और वो हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं निकल रही है। पर यहाँ तो सब उल्टा ही था। शान ने देखा कि उसने पास आरोही की माँ का हाथ पकड़कर बैठे हुए रो रहे हैं। तो शान हैरान होते हुए आगे बढ़ा और उसने आदित्य को आवाज देते हुए कहा, पाप्स। आदित्य ने शान की आवाज सुनी तो वो मुड़ी और रोती हुई शान को देख मुस्कुरा उठी। उसने शान को कहा, शान, सुभी तुम्हारी माँ, मेरे बच्चे तुम्हारी माँ जिंदा है, देखो। शान ने आदित्य की बात सुन अब गौर कर एक नजर आरोही की माँ को देखा तो आदित्य की तरह अब एक बड़ा झटका उसको भी लगा। वही खड़ा वहां निखिल और उसने साथ आयु को भी शौक लगा। वे लोग आगे आए ये देखने की कहीं आदित्य को कहीं गलतफहमी तो नहीं हो गई। शुभांगी यानी कि सुभी को मरे हुए ये सोचते हुए निखिल आदित्य और शान के करीब आया तो बेड पर लेटी हुई सुभी को देख पूरी तरह से हैरान हो गया। वहीं शान की आंखें भी खुली और दुखी के मिले जुले भाव से झलकना गई। वो स्टूल पर बैठ आदित्य पर झुककर पीछे से उसके गले लगभग रोते हुए छोटे की बच्ची की तरह बोली, पाप्स, माँ वापस लौट आई, माँ जिंदा है। पाप्स। आदित्य ने एक हाथ से अब शान का हाथ पकड़ लिया। सुभित की देख उसकी आंखें से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन दोनों को देख निखिल की भी आंखें भर आई और उसने जल्दी से अपना फोन निकाल और रूम से बाहर निकाल आया। इधर एक के बाद एक आते लोगों को देख और आदित्य को अपनी माँ के पास बैठ उसे सुभी पुकारते हुए देख आरोही खुद शौक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। पर जो भी अंदर आ रहा है
उसकी माँ को देख सब एक ही नाम ले रहे थे, सुभी। ये अगर सुभी है तो क्या ये उसकी माँ नहीं है? पर उसने तो जब से सुध संभाली उसकी नानी ने ही उसे बताया था कि वो उसकी माँ है। उसकी माँ आयशा वर्मा। तो फिर ये सुभी कैसे हो सकती है? और अगर ये सच में सुभी है तो क्या इसका मतलब ये था कि कपिल सच कह रहा था, वो सच में अनाथ है? क्या कोई नहीं है उसका? ये सब सोचते हुए ना जाने कब आरोही उस रूम से बाहर निकल आई। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी और अब वो अपने मुंह पर हाथ रख जल्दी से हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर की तरफ भागी थी कि वो अंदर आती हुई रुद्र से बुरी तरह टकरा गई। पर वो गिरती उससे पहले रुद्र ने उसे अपनी बाहों में थामकर संभाल लिया। रुद्र जो कि ये सोच सोच बेचैन हो रहा था कि इतनी रात गई, आरोही ने शान को कॉल कर हॉस्पिटल आने को क्यों कहा? क्यों वो ठीक है? और अगर कुछ बात थी तो उसने उससे क्यों नहीं कहा? इस सवालों से परेशान रुद्र अपनी बाइक से शान और अपने पापा के पीछे पीछे आया तो हॉस्पिटल के गेट पर ही आरोही से टकरा गया। और उसने जल्दी से आरोही की कमर पकड़ उसे अपनी बाहों में भर गया। उसने अब एक नजर आरोही को देखा तो उसके चेहरे की पूरी तरह आंसुओं से भीगी देख वो परेशान हो गया और उसने झट से आरोही को सीधा खड़ा कर उसके चेहरे अपने हाथों में लेते हुए पूछा कि क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? वही आरोही जो कि इस समय अपना होश खो बैठी थी। अगर रुद्र को देख और उसका प्यार भरा स्पर्श पाकर होश में आई और उसकी बाहों से टूट गई। वो जल्दी से उसके गले लगी हुई बुरी तरह से रोने लगी और उसने रोते हुए कहा, रुद्रांश वो मेरी माँ है, वो मेरी है। रुद्रांश आप उन्हें सबको समझाएं, वो कोई सुही नहीं है, वो मेरी माँ है, आयस्था वर्मा है। रुद्र को आरोही की कोई भी बात ठीक से समझ नहीं आ रही थी तो उसने आरोही से सिर को सहलाते हुए कहा, रोना बंद करो बेबी, हुआ क्या है? क्या हुआ है? तुम्हारी माँ को रुद्र ने आरोही की अपने सामने एक बार फिर उसका चेहरा अपने हाथ में लिया ताकि आरोही की एक बार फिर रुलाई फूट पड़ी और उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। रुद्रांश सब मुझसे रूठ गए, माँ, और अब तो तुम भी। रुद्र ने आरोही की बात सुन जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेबी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ये कहते हुए रुद्र ने जल्दी से आरोही के सिर को चूम लिया और उसे देखते हुए कहा, मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? इस पर आरोही ने अपनी आंख बंद कर रोते हुए कहा, नहीं, मेरी माँ, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। एक बार कि कपिल के कहे झूठ को सच मान आरोही को आज अब ऐसा लग रहा था कि वाइफ को अनाथ है और ये औरत जो इतने दिन से उसके साथ थी वो उसकी माँ नहीं है, वो तो आदित्य मित्तल की वाइफ है, यानी शान की माँ।
इसका मतलब वो लोग अब उससे उसकी माँ को दूर कर देंगे। ये सोच सोच कर आरोही को बहुत रोना आ रहा था। वहीं अब जब वो चुप नहीं हुई तो रुद्र ने उसे वापस अपनी बाहों में लेना चाहा था कि तभी किसी ने आरोही का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाते हुए खींच लिया। रुद्र के हाथ से आरोही का हाथ फिसल कर रह गया। वो अभी अपने हाथों को ही देख रहा था कि तभी उसके कानों में शान की आवाज सुनाई पड़ी। उसने सिर उठाकर अब सामने देखा तो आरोही उसकी बाहों से होने के बजाय शान की बाहों में थी। ये देखकर रुद्र को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में ही आगे बढ़ा था कि शान ने आरोही के सिर को चूमते हुए कहा, एंजल। रुद्र उसके मुंह से निकल शब्द को सुन अपना ही जगह पर ही रुक गया। शान खुश हो आरोही को अपने साथ लेकर रूम में वापस आया और उसने आदित्य को आवाज देते हुए कहा, पाप्स एंजल। आदित्य शान की आवाज सुन मुड़ा। उसकी आंख में अब भी नमी थी। शान के पास खड़े आरोही को देख वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे अब सामने खड़ी आरोही को देख वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे अब सामने खड़ी आरोही में अपनी 4 साल की बच्ची एंजल यानी कि आशा नजर आ रही थी। इधर निखिल ने भी गौर से आरोही को देखा तो वो भी हैरान था। आरोही में थोड़ी ही सही पर आदित्य की झलक दिखाई पड़ रही थी। इधर आदित्य आगे बढ़ा और उसने आरोही को अपने सीने से लगा भरी गले से कहा, मेरी बच्ची। ये कहते हुए वो अब अलग हुई और उसने गौर से अब नीचे से ऊपर तक आरोही को देखा। येलो टी शर्ट और ब्लू जीन्स में पतली सी आरोही सहन चुकी थी। वो ब्लैक सी कि ये क्या हो रहा है। वही आदित्य ने उसका हाथ पकड़ चूम लिया और एक बार फिर बड़े प्यार से उसे गले लगाया तो इस बार आरोही ने आदित्य को दूर करने को कोशिश करते हुए कहा, अंकल ये सब। उसने आगे कहते हुए अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी और हैरान परेशान होकर शान को देखने लगी थी। पर वो मुस्कुराते हुए उसे और आदित्य को देख रहा था। आरोही ने आदित्य से अलग होते हुए कहा, मुझे छोड़ो अंकल। आप ये क्या कर रहे हैं? आदित्य ने अपनी भरी आंखों से आरोही को देखते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारा डैड हूँ। मैं तुम्हारा डैड हूँ और ये मेरी वाइफ शुभांगी मिस्टर है। आरोही ने बड़े उलझन से में एक नजर अपनी माँ को देख आदित्य को देखा तो निखिल ने आरोही के पास जा उसने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं सब समझता हूँ, तुम्हें इधर आओ मेरे साथ। ये कहते हुए निखिल अब आरोही को अपने साथ बाहर ले आया और उसने आरोही से कहा, सुनो साल पल में मेरी फैमिली, तुम्हारे माँ डैड, तुम और तुम्हारे दोनों भाई, साथ ही हम हमारा दोस्त समीर और उसकी फैमिली सब पनवेल फर्स्ट फार्म हाउस गए हुए थे। बच्चे की जिद पर हम सब वहाँ पास में ही एक वाटर फार्म घूमने के लिए गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा था।
सब खुश थे, सभी अपने समय निकाला अपने बच्चों के साथ सुकून के पल बिताए। फार्म हाउस गए थे, पर कोई नहीं जानता था कि यानी कि तुम्हारी डैड की लाइट लाइफ में वो दिन सुनने सुने नहीं, बिल्कुल तूफान लेकर आया। तुम्हारे डैड के दुश्मन राज और उसकी बीवी ने पूरी प्लाटिंग के साथ हम सब पर अटैक कर दिया। कोई इस हमले के लिए सतर्क नहीं था, पर फिर भी आदित्य के कुछ गार्ड्स पर सब से छिपकर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। खतरे को भाफ उन्होंने आदि को आगाह करना चाहा, मगर तब तक देर हो चुकी। तो हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं ऐसे न्यू स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप हमें अगली वीडियो तक दें इजाज़त।